गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पतंग चैप्टर 2 मतलब पार्ट 2। कवि है इस पतंग चैप्टर के मतलब आलोक धनवा। बाल सुलभ उमंगों का संजीव चित्रण। तो ये बाल सुलभ मतलब उमंगों, बाल जो बच्चे उमंग करते हैं। आप लोगों ने बचपन में तो बहुत पतंग उड़ाई होंगी, बहुत मस्ती की होगी। जब जनवरी का महीना आता है और उसमें क्या आता है, पतंग का एक त्योहार रहता है। तो हाँ, शरद पूर्णिमा सॉरी कोई होता है और हम बोलते हैं शरद ऋतु। और उसमें बच्चे सब लोग पतंग उड़ाते हैं और रंगीन रंगीन स्काई हो जाता है। मतलब रंगीन स्काई हो जाता है ना, हवा कलरफुल, क्या बोलते हैं, कलरफुल कलर से चमचमाता आसमान। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आज की पतंग क्या क्या होता है यार। शुरू करते हैं आज का पतंग पोम। किसने लिखी है? आलोक धनवा ने। कवि परिचय आलोक धनवा। इनका जन्म 1948 में देखो, इनका जन्म 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था। जन्म, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वही लिखी है, ठीक है। तो जन्म हुआ था 1948 मुंगेर बिहार। कहाँ हुआ था जन्म? 1948 मुंगेर बिहार में। संग्रह दुनिया रोज बनती है। संग्रह क्या था? दुनिया रोज बनती है। सम्मान राहुल सम्मान। फिर बिहार राष्ट्र परिषद, मतलब इनको कहाँ कहाँ से पुरस्कार सम्मान मिले। तो राहुल सम्मान और बिहार से राष्ट्रीय भाषा परिषद। साहित्यकृत 70 के दशक के प्रमुख कवि। 70 के दशक के प्रमुख कवि थे, जो हमने पार्ट पहले फर्स्ट पढ़ा था, आत्म परिचय और एक गीत। तो उसके कवि कौन थे? बच्चन साहब। ठीक है, और इसके कवि कौन है? इसके कवि कौन है? आलोक धनवा। ठीक है, तो अब देखो जिसमें यह लिखा है, जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है वहाँ मेरा क्या है। मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये क्या बोल रहा है? जहाँ नदियाँ मतलब जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ उसको क्या मिलना है, उसका क्या काम। पर वो चाहता है एक दिन मुझे जाना है वहाँ। तो जहाँ नदियाँ समुद्र में, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है ना, तो जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है वहाँ मेरा क्या है। मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन जाना है उधर। ठीक है, तो ये उन्होंने ही कहा है। हिंदी महीने, अब ये हिंदी महीने के नाम में जैसे हम बोलते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे बोलते हैं। अब ये हिंदी में है उसके नाम। ठीक है, हिंदी में नाम ये याद रखना। एक को चैत्र फसल कट जाती है, जब फसल कटती है तो उसको चैत्र बोलते हैं। दूसरे को वैशाख मतलब मई जून, मतलब बहुत गर्मी पड़ती है तब का महीना। थर्ड जनवरी फरवरी। मार्च का हम बोलते हैं चेष्ट। फिर अप्रैल को बोलते हैं आषाढ़। ठीक है, फिर हमने पढ़ा। फिर जनवरी देख लिया, चैत्र, फरवरी देख लिया, वैशाख, ज्येष्ठ माह, जो ज्येष्ठ मतलब मार्च। फिर अप्रैल को हम आषाढ़। फिर मई को हम श्रावण। भादो किसको बोलते हैं? जून क्या लिखा? कुआर।
कुआर हम किसे बोलते हैं? जून, जुलाई, तो कुआर। कार्तिक, अगस्त, कार्तिक मतलब अगस्त, कार्तिक जब हम दिवाली मनाते हैं। फिर उगन, उगन हम बोलते हैं उगन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर को हम उगन बोलते हैं। जनवरी, सितंबर, अक्टूबर को पौष 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 बोलते हैं। नवंबर को माघ बोलते हैं और दिसंबर को फाल्गुन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। कविता संदर्श, कवि का कहना मतलब जब कवि मतलब कविता भी स्टार्ट होने वाली है तो उससे पहले जो भी उसका संघर्ष है वो हम देख रहे हैं। कवि का कहना है कि अंधेरी रात भादों का प्रतीक बीत गई है और अब उजाला शरण आ रहा है। मतलब अंधेरी रात जो भादो मतलब जिस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून को हम भादो बोलते हैं ना, तो भादो मतलब अंधेरी रात। बारिश बारिश वर्षा होती रहती है ना, तो अंधेरी रात। वर्षा के लिए जो बादल हो जाते हैं वो काले होते हैं, इसलिए बोलते हैं बांधों को अंधेरी रात। वर्षा ऋतु का वह समय जब धंधोर धंधोर बादल और अंधेरा होता है। मतलब सुबह भी अगर आप देखोगे बारिश होनी है तो काले बादल आ जाएंगे और बारिश होगी काले, तो इसलिए अंधेरी रात बोली गई है कि सुबह होती नहीं है ऐसा। ठीक है, अब पाठ का मुख्य संदेश। पाठ हमें संदेश क्या दे रहा है पहले हम वो पढ़ेंगे। पाठ का मुख्य संदेश, न्याय सवेरा। भादों के अंधेरे के बाद शरद ऋतु का उज्ज्वल और चमकीला आगमन। मतलब भादों मतलब अंधेरी रात के बाद शरद ऋतु मतलब थोड़ी थोड़ी ठंड आना शुरू हो जाती है। तो वो ठंड किस में आती है? जब हमें जब ठंड आती है तो हमें धूप आती है, तो धूप हमें लेना अच्छा लगता है। ठंड में धूप अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि बहुत ठंडी होती है, धूप से हमें थोड़ी गर्माहट मिलती है। तो वो चमकीली साइकिल पे आ रहा है, धूप आ रहा है और सबको बुला रहा है, आओ बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, खेलो मस्ती करो, ऐसे बुला रहा है। पतंग उड़ाओ, पतंग और बच्चे। पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंग, कोमलता और असीम ऊर्जा का चित्र। ये बता रहा है कि पतंग, जो पतंग है, आप लोगों ने सबने बचपन में बहुत पतंग उड़ाई होगी। मैंने भी उड़ाई थी, मुझे भी आती है। ठीक है, मैंने भी उड़ाई थी बहुत पतंग। तो जब मैं ये हुआ था कि जब जब पहली बार पतंग उड़ाए थे ना, जब पहली बार पतंग मतलब इतना मजा आया था पतंग उड़ाने में। और मतलब मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं पतंग उड़ाती थी और मतलब मैं भूल गई शायद पतंग उड़ाना, और मुझे अभी याद नहीं कैसे पतंग उड़ाते थे। मैं ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, उड़ती नहीं है। तो आई थिंक जो पहले पहले क्या करते थे, पहले पापा पापा मैं ऐसे पतंग को वो छुट्टी देते ना, तो पतंग को छुट्टी दे देती थी, पापा पतंग उड़ा के देते थे और हम लोग ऐसे ऐसे उसको खींच कर उसको वो करके हम लोग क्या करते, हम लोग ऐसे ऐसे उड़ाते रहते। तो पता ही नहीं था कि पीछे और पीछे ना रेलिंग लगी रहती थी, मतलब हर घर में होती है छत पे। तो अब ये होता है, मतलब मैं इतनी मगन हो जाती हूँ उस पतंग उड़ाने में, तो पतंग उड़ाने में मगन हो जाती हूँ मैं। वो मेरा भाई है, वो मेरे से पतंग छीनता रहता है, मैं उसको देती नहीं हूँ पर वो छीनता रहता है। दीदी दो, दीदी दो, दीदी दो। उसको पतंग उड़ाने का बहुत शौक, उसको पतंग उड़ानी आती है। मैं भूल गई हूँ से कुछ ऐसा हुआ, मुझे पतंग नहीं आती उड़ानी। वो आते, मैं उसको जैसे ही छुट्टी देती हूँ उड़ा देता है पतंग। ठीक है, और बिना छुट्टी दे भी वो थोड़ा थोड़ा उड़ा लेता है। ठीक है, तो मतलब बहुत मज़ा आती थी। मैं उसके अभी भी उसके साथ उड़ाती हूँ पतंग, तो बहुत मज़ा आती है, लिटरली बहुत मज़ा आती है। और हम इतने डूब जाते हैं उस चीज़ में, उस काम को करने के लिए, कुछ समझ में नहीं आता। भाई इतना मज़ा आता है पतंग उड़ाने में। सब एक बार क्या हुआ, मेरा भाई उड़ा रहा था पतंग, वो इतना डूब गया पतंग उड़ाने में, उसको पता ही नहीं चला कब क्या हो रहा है।
पतंग कट उसने एक दो बार पतंग काटी, नहीं उससे पतंग नहीं काटी, मुझे उसको उड़ाना आता था, उसको काटना नहीं आता था। अभी भी है वो छोटी साइड, तो मतलब बहुत अच्छे से पतंग उड़ाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, फिर अब आता है, फिर उसके बाद आता है साहस, खतरों के खेलकर और अधिक निडर बनने की प्रेरणा। अब क्या करते हैं ना, तो कभी कभी ये होता है ना कि हम पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाने से ही हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे फिर हम खुद को संभाल लेते हैं, तो जिससे हमें और ऊर्जा आ जाती है, तो उससे हम बोलते हैं हाँ चोट लगनी है तो लगने दो, डर खत्म हो जाता है अंदर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना लंबी साइड से डर लगता है, तो अब जब वो स्लाइड करते हैं ना, तो एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, तो मेरे पापा बोलते हैं कि जब तुम उस डर का सामना करोगी वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने उसका सामना किया ना, मतलब स्लाइड्स बड़ी बड़ी स्लाइड्स पे जाने लगी, मेरा डर ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो मतलब ये बहुत अच्छी वो है कि डर को हराना चाहिए, डर कभी डरना नहीं चाहिए। तो कविता की पंक्तियां एक, सबसे तेज बैचरो कई भौदी गाया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब क्या हुआ कि बौछार है, मतलब उसका बौछार आ रही है, क्या आ रही है, वो पानी की बूंदे टपक रही है। वो आ गया ना, वो थोड़ा ठंडी का मौसम हो गया, तो जो भादो भादो मतलब अंधेरी रात, तो अंधेरी रात चली गई, ये वही बोला, सबसे तेज बौछारें गई, जो बारिश थी, जो टप 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 बारिश थी वो गई, मतलब भादो गए, मतलब अंधेरी रात गई, सवेरा हुआ मतलब अंधेरी रात गई और उज्ज्वला हुआ, उजाला आ गया, खरगोश की आंखों जैसी लाल सवेरा, मतलब वो कवि बोल रहा है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जैसे खरगोश की आंखें होती है ना, उसको वैसा वो लाल सवेरा लग रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को पार, पुल उसने इसको बोला है, एक शरद से जब दूसरी शरद आती है तो उसके बीच में कुछ अड़चने आती है, कुछ आता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब इसका व्याख्या करेंगे, तो देखेंगे। ठीक है, फिर अपनी नई, अब वो सबको बुला रहा है, वो एक अपनी नई चमकीली साइकिल पे आ रहा है, और शरद आ रहा है, मतलब वो आ रहा है चमकीली साइकिल पे आ रहा है, और सबको इशारों से, मतलब तेज घंटी घंटी बजा बजा कर बुला रहा है, आ जाओ 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 जाओ। ठीक है, अब देखते हैं इसका व्याख्या एवं शब्दार्थ। चलो, वर्ष ऋतु की तेज बौछारों और भादों का अंधेरा बीत चुका है, मतलब वर्षों जो जैसे जैसे हम जैसे मैंने बताया था ना कि सुबह भी होती है, तो अगर सुबह भी बारिश होती है तो वो पूरा बादल पूरे काले हो जाते हैं, तो इसलिए हम उसको अंधेरी रात बोलते हैं, बादलों को हम अंधेरी रात बोलते हैं। ठीक है, तो वर्षा जो उसके बौछारें थी, मतलब उसकी जो बारिश की बूंदें थी वो बीत गई, वो चली गई, तो वर्षों ऋतु की तेज बौछारों और भागों का अंधेरा बीत गया, चला गया, मतलब जो सुबह भी हमें रात लगती थी कि सुबह अभी, तो ऐसा लगता था कि सुबह नहीं हो रही है, या तो शाम हो रही है, रात होने वाली है, ऐसा लगता था, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं अंधेरी रात। अब शरद ऋतु का सुंदर सवेरा हुआ, शरद ऋतु का सुंदर सवेरा हुआ है, जबकि लाली खरगोश की आंखों जैसी है, जो लाली मतलब कि खुशियाँ, वो जो खरगोश की आंखें, जो लाल लाल खरगोश की आंखें होती है ना, वैसी है। शरद को एक बालक के रूप में
चित्रित किया गया है। शरद, जो शरद उसको वो है ना, उसको एक बालक के रूप में बताया गया है जो उत्साहपूर्व, मतलब जब हम उत्साहपूर्व अपनी चमकीली चमकीली साइकिल में आ रहा है और मानो वह बच्चे को, मतलब अब बुला रहा है बच्चों को कि आओ आओ पतंग उड़ाएंगे, सब बाहर निकलो घर से, छत पे चलो, रंगीन पतंग लेकर पतंग उड़ाएंगे, ऐसे बुला रहा है। शब्दार्थ, भादो मतलब वर्षा का महीना, शरद मतलब जो वर्षा के बाद का समय होता है ना, उसको शरद बोलते हैं, और बैछारा मतलब तेज बारिश, वर्षा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अरे हाँ, कविता की पंक्तियां दो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, हाँ, धतों को भी मुलायम बनाते हैं, दिशाओं को मृदुल की तरह बचाते हुए। अब वो ये बोल रहा है कि जो जन्म से ही, तो ये बोल रहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो रुई के, मतलब आपने अगर देखा होगा तो रुई के वो प्लांट उगते हैं, कॉटन, तो वो जो रुई होती है मतलब कॉटन, तो वो कवि बोल रहा है कि बच्चे रुई की तरह कोमल और लचीले होते हैं, मतलब उनका शरीर बहुत ऐसा होता है कि वो कहीं भी भाग जा सकते हैं, या गिरेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं, तो वैसा लचीले होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं देखो, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, मतलब वो बोल रहा है कि वो जन्म से ही अपने बच्चे जो है जन्म से ही अपने छोटे छोटे होते हैं तो क्यूट लगते हैं, तो जन्म से ही बच्चे अपने साथ कपास मतलब रुई जैसा कोमलपन, लचीलापन लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचान पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, मतलब जब अब वो अभी वो इतने वो होते हैं ना, जैसे पतंग कट जाती है तो हम भागते हैं, तो वो जो पृथ्वी होती है ना, वो पृथ्वी तो घूमती है, सबको पता है, तो जब उनके पैरों के पास जब वो दौड़ते हैं तो जो नीचे नंगे पैर हो या कुछ भी हो, तो नीचे जो पत्थर नुकीली चीजें होती है ना नीचे रोड पे पड़ी रहती है, तो वो भी उनको डर नहीं लगता, वो भी उस पर पैर रख दे तो उनको समझ नहीं आएगा क्या है, वो भागते रहेंगे, जब उनको खून निकल रहा है कुछ भी है, वो भागते रहेंगे, इतना मग्न होता है कि मुझे वो पकड़नी है, मुझे वो पतंग पकड़नी है। जब वह दौड़ते हैं छतों को भी मुलायम बना दे, छत जो भी होती है ना, उसमें कंकड़ और ये सब पड़े रहते हैं, पर उसको भी मुलायम बनाते जाते हैं, भागते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि उनके पैर के कंकड़ चुभ रहा है, क्या चुभ रहा है, पता ही नहीं चलता, तो उसको भी मुलायम बना देते हैं। दिशाओं को मृदुल की तरह बचाते हुए, जो दिशा है उसको भी चंचलता, मतलब ऐसे उनका फुर्तीलापन और ये सब उनको बहुत क्या बोलता है, मोटिवेशन देता है, और वो भागते रहते हैं। मृदुल मतलब कि एक वाद्य यंत्र, देखो, कपास मतलब कोमलता का प्रतीक, मृदुल मतलब एक वाद्य यंत्र, और बैसुदा मार्ग होना, मग्न होना मतलब उसमें ही डूब जाना, बेसुध हो जाना, कि उस पतंग को पकड़नी हमें, तो हम भाग रहे हैं, नीचे हमें कुछ भी चुभ रहा है, हमें कुछ मतलब पैर में हमें कुछ भी चुभ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं है, हम भाग रहे हैं। ठीक है, तो अभी मुझे बोल रहा है, बच्चे कपास रुई के समान कोमल और लचीले होते हैं। कभी क्या बोल रहा है कि बच्चे जो है वो रुई के समान कोमल और लचीले होते हैं, उनका फुर्तीलापन, उनको बहुत मजे आती है पतंग उड़ाने में, वह इतने सक्रिय है कि लगता है पृथ्वी स्वयं उनके चंचल पैरों तक आने को उत्सुक है। ठीक है, तो पृथ्वी भी चाहती है, अब वो इतने ऐसे भागते हैं ना, तो वो पृथ्वी भी चाहती है
कि उनका जो पैर है तक आने का, मतलब पृथ्वी भी चाहती है कि वो उनके पैर के नीचे आ जाए कि उनको कंकड़ और ये सब ना चुभे। ठीक है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के की कठोरता को भूल जाते हैं। जो छतों पे जो कठोरता होती है, मतलब कभी लग गई, गिर गए, चोट लग गई, या कंकड़ हुआ, नुकीली चीज पड़ी है कहाँ पे, छत पे, वो लग गई, उसको भी भूल जाते हैं। वो सब अपने मगन रहते हैं अपने पतंग उड़ाने में। ठीक है। फिर क्या कठोरता को भूल जाते हैं और उनकी खुशी चारों दिशाओं में बेहतर जैसे मधुर संगीत की तरह गूंजती है। वो जब वो ऐसे बोलते हैं, काय पहुंचे, कट गई, काट दी, तो वो जीत जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम, मुझे लग गई हमें, तो लग गई तो हम उसका ध्यान नहीं देंगे, जो हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हम मगन है उस चीज में। काय पहुंचे, और हम जब हम देखेंगे कब लगी पता ही नहीं चला, दर्द ही नहीं हुआ। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। तो जब हम किसी चीज में मग्न होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ाई में बहुत मग्न हो जाएंगे, तो ना कि किसी की चूच है या फोन का रिंगटोन या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हमारे पास आएगा ही नहीं। ठीक है। फिर कविता की पंक्तियां थी। छतों के खतरनाक किनारों तक अगर वह कभी गिरते हैं और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेजान पैरों के पास। अब बोलते हैं जो छत होती है, छतों के जो खतरनाक जो किनारे होते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं उससे, तो अगर गिर के संभल जाते हैं, जैसे गिर कर अगर संभल गए, तो उनको और भी उनका जो डर होता है वो चला जाता है और वो और भी निडर होकर पतंग उड़ाते हैं। जैसे ये देखो ना, इतनी सारी पतंग उड़ रही है, इतनी सारी पतंग। आजकल तो कई प्रकार की पतंगें आ रही है। शेर की पतंग आ रही है, चीते की पतंग आ रही है, टाइगर की भी आ रही है शायद। मैंने तो ये दोनों पतंग देखी है, शेर की पतंग देखी, और वो उड़ती है ना तो इतनी सी दिखती है, पर एक्चुअली वो बहुत बड़ी है, पर उड़ती है तो इतनी सी दिखती है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है, पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक कोनों पर होते। मतलब जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो वो बीच में नहीं होते। पतंग को ढील देनी है, कुछ करना है, तो वो उसके किनारे पे चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। और लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें गिरने से बचाता है। उनका आत्मविश्वास, अगर वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो बच जाएंगे, तो उनका जो डर है वो सब खत्म हो जाएगा और बोलेंगे हाँ हाँ इतनी सी लगी है, क्या होगा इस पे। ठीक है। यदि वे गिरकर बच जाते हैं तो उनके मन का जो डर है समाप्त हो जाता है। जब वो जो अपने आप को संभाल लेते हैं, तो उनका अंदर का जो फियर है, जो डर है, वो समाप्त हो जाता है और वह दुगने उत्साह, उससे दुगना तिगना उत्साह से फुर्ती से पतंग अच्छे से उड़ाते हैं। सूरज की रोशनी में निकल आते हैं, मतलब जब सूरज की रोशनी आती है ना, जब अच्छा लगता है कि ठंडिया में सूरज आ गया, ठंडिया में सूरज की रोशनी आ गई, उसमें हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो मजा आता है। एक तो धूप भी आ रही है और ऊपर से पतंग से मतलब उत्साह अलग, फूर्ती है, उनका साहस उनकी गति को और बढ़ा देता है। मतलब उनका जो साहस है, तो उनका मतलब वो बहुत इच्छुक, बोलते हैं ना, उनका जो साहस है ना वो फूर्ती है। ठीक है। तो मतलब उनका तुगना तिगना और अच्छे से उत्साह बढ़ता है। धूप की रोशनी आ रही है पर उत्साह उनका कभी जाता नहीं। शब्दार्थ निडर मतलब भयभुक, सुनहला सूरज मतलब उज्जवल भविष्य, बेचैन पैर मतलब गतिशीलता मतलब कि अगर पैर में चप्पल भी नहीं पहनी और धूप बहुत तेज है, मतलब बहुत
धूप बहुत अच्छे से आ रही है और हमें ये भी नहीं लग रहा कि गर्म है, हम तो आराम से अपनी पतंग में लगे हुए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। काव्यशील, अलंकार एवं भाषा। ठीक है, अलंकार, मानवीकरण, शरद ऋतु का मतलब मानवीकरण मतलब शरद ऋतु का बालक के रूप में, जो शरद ऋतु है वो बालक के रूप में हमें बताई गई है। उपमा मतलब जो खरगोश की जो आंखें खरगोश की वो लाल लाल होती है ना, तो उससे वैसे ही सवेरा बताया गया है शरद का। रूपक, सुनहले सूरज के सामने आना। रूपक मतलब जो अच्छा सूरज है ना उसके सामने आते हैं बच्चे। और जो सूरज होता है वो बोल रहा है ना, चमकीली साइकिल पर आता है और सबको इशारा देके बुलाता है, बाहर निकलो घर से, छत पे आओ, पतंग उड़ाओ। भाषा एवं बिंब, हरिंश्य बिंब, चमकीला साइकिल लाल सवेरा। श्रव्य बिंब, घंटी की आवाज। श्रव्य बिंब मतलब घंटी की आवाज। भाषा सरल है, प्रवाह पूर्ण, घड़ी बोली। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। उत्तर महत्वपूर्ण है। भादो और शरद में क्या अंतर है? भादो और शरद में क्या अंतर है? देखो, भादो वर्षो मतलब भादो मतलब वर्ष, अंधेरी रात, तो भादो वर्षा और अंधेरा का प्रतीक है, जबकि जो शरद है वो उजाले का प्रतीक है। जैसे हमने देखा ना, उसने बोला कि कवि ने बोला कि वो चले गए, भादो चले गए और मतलब अंधेरी रात चली गई और उजाला आ गया, तो मतलब जो भादो मतलब वर्षा और अंधेरा का प्रतीक है, जबकि जो शरद है वो उज्जवल सूरज का प्रतीक है। बच्चे बच्चे खेतों पर बेसुध क्या दौड़ते? पतंग के, देखो पतंग के पूछ, देखो या भादो वर्षा और अंधेरों का प्रतीक है, जबकि शरद उजाले और उमंग का प्रतीक है। फिर इसमें क्या पूछा? बच्चे छतों पर बेसाज क्यों क्यों दौड़ते हैं? तो इसमें लिखा है पतंग के ऊंचे उड़ने की खुशी में। वो छतों पे ऐसे ऐसे दौड़ते क्यों है? क्यों ऐसे ऐसे खींचते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, भाई ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, यहाँ हवा हो गई ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि पतंग जब ऊंची उड़ जाती है ना, तो उसकी खुशी में वह छतों की कठोरता को भी मुलायमता में बदल देते हैं और खतरों को भूल जाते हैं। जो भी खतरे होते हैं ना टेरेस से या छतों से, वो सब भूल जाते हैं। कविता में कपास का प्रयोग क्यों? कपास मतलब जो कपास है वो हमें बताना चाह रहा है कि बच्चे जो है रुई की तरह कोमल और फूर्तीपन और चंचल है। मतलब ये बच्चों की कोमलता और उनके जो उनका निर्मल स्वभाव है के दर्शाने के लिए किया गया है। कपाल इसलिए यूज किया गया है, उनके कोमलता, उनका जो निर्मल स्वभाव है, जो फूर्तीपन स्वभाव है, वो जताने के लिए कपाल का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें वो मैंने यहाँ लिख दी। सो धन्यवाद। आशा है कि आपको पतंग पाठ पूरी तरह से समझ आया होगा। तो क्या आपको कोई प्रश्न है? अपनी मतलब क्या, इतना ही हिंदी अच्छी नहीं है। अपनी जिज्ञासा या डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और अपना डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं खुद उसको सॉल्व करूँगी। सो धन्यवाद। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। तो बाय, लव यू ऑल, बाय।